हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन हमारे जो है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। नेट का हमारा जो सिलेबस है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियोज अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रभु जाति की एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार कौन सी विशेषताएं हैं। तो प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास ने दी थी, सभी को पता होगा। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, पहला संख्यात्मक बल तथा राजनीतिक शक्ति, दूसरा भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता, तीसरा पश्चिमी शिक्षा तथा प्रशासन में नौकरियां, चौथा आय के शहरी स्रोत। तो इसका कूट में जवाब देना है। तो देखिए सबसे पहला होगा हमारा संख्यात्मक बल तथा राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए प्रभु जाति की, दूसरा भूमि के स्वामित्व के माध्यम से आर्थिक सत्ता। तो देखिए इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जातियाँ संस्कृतिकरण का आदर्श रही हैं और प्रभु जाति वह जाति होती है जो कि उस गांव या समुदाय में संख्या की दृष्टि से अधिक हो और जिसका स्थानीय कृषि योग्य भूमि के बड़े भाग पर स्वामित्व हो तथा जिसे जाति संस्तरण में उच्च स्थान प्राप्त हो। प्रभु जाति प्रमुख रूप से कौन होते हैं? वो होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य माने जाते हैं प्रभु जातियाँ। कुल मिलाकर के कहने का मतलब है कि प्रभु जातियाँ वो जातियाँ होती हैं जिनका कि किसी ग्रामीण इलाके में या समुदाय में मतलब उनकी ही सत्ता होती है और उनका ही ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास शक्ति होती है हर चीज़ में। तो वो उसको प्रभु जातियाँ मानी जाती हैं और उन्हीं की चलती है उस जगह पे। अगला क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति को कौन सी स्थिति उपलब्ध होती है। स्थिति पूछ रहा है यहाँ पे। तो पहला है संख्या की ताकत, दूसरा है आर्थिक शक्ति, तीसरा है नैतिक शक्ति, चौथा है आर्थिक, नैतिक एवं विधि विधान का समर्थन। तो कोई प्रभु जाति है तो उसके पास जो सत्ता होती है तो उससे क्या होता है कि उसके पास कौन सी स्थिति मतलब उसका स्टेटस क्या होता है, उसको कौन सी स्थिति उपलब्ध होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उसको आर्थिक, नैतिक एवं विधि विधान का समर्थन प्राप्त होता है। और प्रभु जाति की अवधारणा सबसे पहले दिया था एम.एन. श्रीनिवास ने, तो जिनको ना पता हो आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत की जजमानी पद्धति प्रधान रूप में थी। ऑप्शन दिया हुआ है, सेवाओं का आदान प्रदान, दूसरा है अंतर्जातीय संबंध, तीसरा है सेवाओं का आदान प्रदान व अंतर्जातीय संबंध दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो जजमानी प्रथा थी वो प्रधान रूप में क्या थी। तो देखिए इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसमें सेवाओं का आदान प्रदान व अंतर्जातीय संबंध दोनों था। तो देखिए ग्रामीण भारत की जो जजमानी पद्धति है ये प्रधान रूप में सेवाओं का आदान प्रदान व अंतर्जातीय संबंध दोनों थी। और जजमानी प्रणाली जो है इसका सबसे पहले उल्लेख किसने किया था? तो इसको किया था विलियम वाइजर ने। विलियम वाइजर ने जजमानी प्रथा सबसे पहले दिया था और इनकी एक पुस्तक थी जिसमें इन्होंने इस अपनी अवधारणा को दिया था, उसका नाम था द हिंदू जजमानी सिस्टम। द हिंदू जजमानी सिस्टम ये आई थी 1936 में। तो ये इनकी पुस्तक थी, इसी में इन्होंने जो है जजमानी प्रणाली का उल्लेख किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में जातियों में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है, पहला ऑप्शन है असवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण, दूसरा है एक धार्मिक निषेधाज्ञा के आधार पर विशेषता, तीसरा है पारस्परिक प्रतिकर्षण, चौथा है पृथक्कृत समूह, पांचवा है आरोपित असमानता। तो अंबेडकर के अनुसार जाति का क्या अर्थ है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अंबेडकर के अनुसार जो जाति है उसका अर्थ है कि जो असवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा प्रतिपादित की थी? पहला है आर्गुमेनेटिव इंडियन, दूसरा है विलेज इंडिया, तीसरा है रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, चौथा है कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर।
तो इन्होंने जो अपनी अवधारणा दी थी संस्कृतिकरण की वो किस पुस्तक में दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनकी पुस्तक थी रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया। इसी पुस्तक में इन्होंने अपनी संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। अगला क्वेश्चन है, इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं है? इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार के ऊपर मतलब ये इसके लिए ही जानी जाती हैं मुख्य रूप से, तो उसकी जो विशेषता इन्होंने बताई थी तो इसमें से कौन सी नहीं है? तो पहला है एक ही छत के नीचे रहने वाले, दूसरा है एक ही चूल्हा पर पकाया खाने वाले, तीसरा है संपत्ति पर सामान्य स्वामित्व, चौथा है रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए, पांचवा है एक साथ पारिवारिक पूजा। तो इसमें से कर्वे ने कौन सी विशेषता नहीं बताई थी? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए। तो ये विशेषता इन्होंने नहीं बताई थी। इरावती कर्वे के अनुसार रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए भारतीय संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। उनके अनुसार संयुक्त परिवार उन लोगों का समूह है जो मतलब एक ही छत के नीचे रहते हैं और जो एक ही रसोई में बना हुआ भोजन करते हैं और जो सामान्य संपत्ति रखते हैं, और इसके अलावा जो परिवार के सामान्य पूजा पाठ में भाग लेते हैं और जो एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार के बंधुत्व संबंध से जुड़े होते हैं, यानी नातेदारी संबंध से जुड़े होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं इन्होंने बताई थी, जबकि ये विशेषता इन्होंने नहीं बताई थी। अगला क्वेश्चन है, इरावती कर्वे हिंदू समाज की विशेषता बताती हैं। मतलब इरावती कर्वे हिंदू समाज की कौन सी विशेषता बताती हैं? तो पहला है पारंपरिक, दूसरा है आधुनिक, तीसरा है सपिंडित, चौथा है स्थिर, पांचवा है अर्धसामंती। तो इसमें से कौन सी विशेषता इन्होंने बताई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सपिंडित। इरावती कर्वे ने हिंदू समाज की विशेषता क्या बताई थी? कि वो सपिंडित होता है। अगला क्वेश्चन है, इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? पहला है जाति व्यवस्था, दूसरा है संयुक्त परिवार, तीसरा है नाभिकीय परिवार, चौथा है ग्रामीण समुदाय। तो इन्होंने सामाजिक संरचना का कौन सा मुख्य स्तंभ नहीं बताया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय परिवार। देखिए, कर्वे जो है ये नाभिकीय परिवार को भारतीय सामाजिक रचना का स्तंभ नहीं मानती हैं। नाभिकीय परिवार में कौन कौन होता है? नाभिकीय परिवार में पति पत्नी व उनके बच्चे रहते हैं। उन्होंने भारतीय सामाजिक संरचना का जो मुख्य आधार बताया था वो था, पहला उन्होंने बताया था, लिखते हैं इसको, जाति संरचना, दूसरा इन्होंने बताया था संयुक्त परिवार, तीसरा इन्होंने बताया था ग्रामीण समुदाय। अगला क्वेश्चन है, एससी दुबे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है, और इसके अलावा मतलब कौन सा नहीं है पूछा है। तो पहला है आर्थिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है शैक्षिक, चौथा है मनोरंजनात्मक। तो देखिए, इसमें से श्यामाचरण मतलब एससी दुबे ने जो मतलब कहा कि गांव में जो जाति है, जाति श्रेणीकरण यानी जो जाति का स्तरीकरण है, जो अलग अलग भागों में जातियां बटी हुई हैं, उसका मुख्य मानदंड क्या क्या है? तो इन्होंने पहला धार्मिक बताया है और दूसरा इन्होंने कौन सा नहीं बताया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी आर्थिक। एससी दुबे का मानना है कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है, न कि आर्थिक। मतलब वो आर्थिक को नहीं मानते हैं, वो धार्मिक को श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया? पहला है एम.एन. श्रीनिवास, दूसरा है ए.आर. देसाई, तीसरा है आर के मुखर्जी, चौथा है लुई डूमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राधा कमल मुखर्जी, आर के मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया था। मूल्य क्या होता है? मूल्य समाज द्वारा स्वीकृत ऐसी इच्छाएं और लक्ष्य होते हैं जिनका आंतरिकरण, अनुकूलन, सीखने या सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब मूल्य जो होते हैं वो हमारे समाज द्वारा मान्य होते हैं। इसके अलावा मुखर्जी की जो पुस्तक थी उसका नाम था द सोशल स्ट्रक्चर
ऑफ वैल्यू, ये इनकी पुस्तक का नाम था और ये आई थी 1949 में, 1949 में। और इसके अलावा इनके बारे में देखिए, इनकी जो पद्धति थी, इन्होंने जो पद्धति अपनाई थी अपने अध्ययन में, वो कौन कौन सी थी। तो इन्होंने पहला इनका था संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, इसके अलावा इन्होंने तुलनात्मक पद्धति भी अपनाई थी। फिर इन्होंने इसके अलावा अंतर विषयक शोध भी किया था। इसके अलावा देखिए, इन्होंने जो अध्ययन किया था वो इन्होंने क्षेत्रीय आधार पर भी किया था और पुस्तकीय दृष्टिकोण से भी किया था। इन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन भी किया था और पुस्तकीय दृष्टिकोण भी अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में किसने शुद्धता और अशुद्धता की अवधारणाओं का भारतीय समाज के संदर्भ में विवेचना किया। पहला है योगेंद्र सिंह, दूसरा है लुई डूमा, तीसरा है आंद्रे बेते, चौथा है टी.के. उमैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुई डूमा। सभी को पता होगा लगभग कि लुई डूमा ने जो जाति की इन्होंने अपनी स्तरीकरण का सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने जाति का जो स्तरीकरण किया था वो शुद्धता और अशुद्धता के आधार पर किया था। और जाति के लिए इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कथन है। इन्होंने कहा था कि भारतीय समाज में परिवर्तन हो रहा है जबकि भारतीय समाज का परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये इनका कथन है, ये भी कभी कभी पूछता है एग्जाम में। और इनकी जो कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, तो सबसे पहला है इनका होमो हायरार्किस, जो कि बहुत बार पूछी गई है। ये आई थी 1970 में, ये इनकी पुस्तक है। और दूसरा इनकी एक पुस्तक है हायरार्की एंड मैरिज अलायंस इन साउथ इंडियन किनशिप। जिनको ना पता हो वो नोट कर सकते हैं इनकी ये बुक। ये आई थी 1954 में। तो ये इनकी पुस्तकें हैं। और इन्होंने भी कौन सा दृष्टिकोण अपनाया था, तो इन्होंने भी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम ही अपनाया था। तो ये इनके बारे में कुछ चीज़ें थी जो कि इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डीपी मुखर्जी एक मार्क्सवादी समाज विज्ञानी अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे। पहला है मार्क्सवादी, दूसरा है मार्क्सोलॉजिस्ट, तीसरा है मार्क्सियन, चौथा है मार्क्सियन सोशियोलॉजिस्ट। तो डीपी मुखर्जी जो थे, ये इन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को अपनाया था। तो ये अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते थे। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीपी मुखर्जी मार्क्सवादी थे, लेकिन ये अपने आप को मार्क्सवादी नहीं बल्कि मार्क्सोलॉजिस्ट कहलाना पसंद करते थे, यानी मार्क्स शास्त्री कहलाना पसंद करते थे। और इन्होंने जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य इन्होंने जो अपनाया है, तो इन्होंने भारतीय इतिहास का इन्होंने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा इसका विश्लेषण किया है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया द्वारा इन्होंने विश्लेषण किया है।
यानी कहने का मतलब है कि डीपी मुखर्जी ने जो भारतीय इतिहास का अध्ययन किया, उन्होंने उसको द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से अध्ययन किया और इनके अनुसार जैसे कि परंपरा तथा आधुनिकता, उपनिवेशवाद तथा राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद तथा समूहवाद, इन सभी बीचों में क्या है, इनके बीच में द्वंद्वात्मक संबंध होता है। और ये इनका मतलब इसी तरीके से इन्होंने अध्ययन किया कि हमेशा जो है कहीं ना कहीं दो चीज़ों के बीच क्या होता है, द्वंद्व होता है। तो इसीलिए इन्होंने भारतीय अध्ययन में इन्होंने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को द्वंद्वात्मक पद्धति का इन्होंने उपयोग किया है। इनकी जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं वो देख लीजिए। तो इनका जो एक बुक है जिसका नाम है डाइवर्सिटीज़, ये 1958 में आई थी। इसके अलावा इनकी दूसरी पुस्तक व्यू एंड काउंटर व्यू, लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। इनकी दूसरी जो पुस्तक है वो है व्यू एंड काउंटर व्यू, 1946 में आई थी। इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ, ये 1946 में आई थी ये भी। इसके अलावा है मॉडर्न इंडियन कल्चर, ये 1942 में आई थी। फिर है बेसिक कॉन्सेप्ट इन सोशियोलॉजी, 1932 में आई थी। और पर्सनैलिटीज़ एंड द सोशल साइंस, ये 1924 में आई थी। तो ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लुई डूमा निम्नलिखित में से जाति के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक है? यानी उन्होंने जो जाति का अध्ययन किया था उसमें किस दृष्टिकोण को अपनाया था? तो अभी मैंने बताया कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया था। तो लुई डूमा जो है ये जाति के संरचनात्मक दृष्टिकोण के प्रतिपादक हैं और इनकी जो पुस्तक है होमो हायरार्कीज, इसमें इन्होंने जाति संस्करण पर चर्चा की है। और इसके अलावा भारत के धर्म और समाज के अध्ययन में ड्यूमा ने हॉलिस्टिक व्यू अपनाया है, हॉलिस्टिक उपागम यानी समग्रात्मक उपागम और संरचनावादी दृष्टिकोण को अपनाया है। और इन्होंने हिंदू विश्वासों, मूल्यों और व्यवहारों को केंद्रीय महत्व दिया है। और इसी परिप्रेक्ष्य के अनुसार उन्होंने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की एक आधारभूत संस्था माना है। और उन्होंने ये भी कहा कि जाति व्यवस्था को समझने के लिए भारतीय पौराणिक ग्रंथों में इस बारे में निहित जो विचारधारा है उनको समझना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपिक यानी आइडियल टिपिकल सांस्कृतिक विषय का समर्थन किया था? तो पहला है एम.के. गांधी, दूसरा है बी.आर. अम्बेडकर, तीसरा है कबीर, चौथा है एरियार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी एम.के. गांधी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने हिंदूवाद के आदर्श प्रारूप को अपनाया था और इसका समर्थन किया था। हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपिक सांस्कृतिक विषय का समर्थन महात्मा गांधी ने किया था। और इन्होंने इसके अलावा जिन चीज़ों का समर्थन किया था, इनका जो सिद्धांत था वो था सत्य और अहिंसा का सिद्धांत, सत्याग्रह का सिद्धांत, स्वराज का सिद्धांत, सर्वोदय सिद्धांत, न्यासीता का सिद्धांत, सदाचार का सामान्य हित संबंधी सिद्धांत, और इसके अलावा अपरिग्रह सिद्धांत या अस्तेय का सिद्धांत और नैतिकता का सिद्धांत। तो ये सारे इनके सिद्धांत थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने भारत में राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है? योगेंद्र सिंह, रंजीत गुहा, ए.आर. देसाई, एम.एन. श्रीनिवास। तो राष्ट्रवाद के उद्भव के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किसने किया है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए.आर. देसाई। और इसके अलावा इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। सोशल बैकग्राउंड ऑफ नेशनलिज्म। इस पुस्तक में इन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के प्रभाव का सूक्ष्म विश्लेषण किया है और भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में सामाजिक शक्तियों व सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका का मूल्यांकन भी किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय परिघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी की है, यानी एकीकृत उपागम को अपनाया है? तो पहला है डीपी मुखर्जी, दूसरा है राधा कमल मुखर्जी, तीसरा है रामकृष्ण मुखर्जी, चौथा है आंद्रे बेते। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राधा कमल मुखर्जी। भारतीय समाजशास्त्रियों में राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए उन्होंने एकीकृत यानी समष्टिगत उपागम की पैरवी की है, यानी उसका इन्होंने प्रयोग किया है। और ये मुख्यतः मूल्यों के सिद्धांत के रूप में जाने जाते हैं। मतलब राधा कमल मुखर्जी मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं? तो इनका जो मूल्यों का सिद्धांत है ये उसके लिए जाने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, किसने अनुभव किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक रूप से अराजकता नहीं होनी चाहिए, अपितु परंपरा की रचनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए? ऑप्शन है ए आर देसाई, डीपी मुखर्जी, जी एस घुरिये, एस सी बोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीपी मुखर्जी। तो ये कथन जो है ये डीपी मुखर्जी का है और इन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए परंपराओं के अध्ययन को आवश्यक माना है। और उनकी जो बुक्स हैं अभी उसके बारे में हमने डिस्कस किया ही, पर्सनालिटी एंड द सोशल साइंस, मॉडर्न इंडियन कल्चर, ऑन इंडियन हिस्टोरी, तो ये सारी इनकी बुक है। अगला क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया कि संस्कृतिकरण प्रक्रिया ने पवित्र दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है और पाश्चात्यकरण प्रक्रिया ने धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है? तो पहला ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, दूसरा है एम एस राव, तीसरा है एस सी दुबे, चौथा है एम एन श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने क्या कहते हैं, इन्होंने संस्कृतिकरण की अवधारणा दी थी। संस्कृतिकरण और पाश्चात्यकरण इनकी अवधारणा थी। इसी में उन्होंने कहा था कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया ने पवित्र दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है और जो पाश्चात्यकरण की प्रक्रिया है इसने धर्मनिरपेक्षीकरण दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। इसके अलावा एम एन श्रीनिवास की कौन कौन सी अवधारणा है? तो संस्कृतिकरण हो गई, प्रभु जाति हो गया, पश्चिमीकरण हो गया, आधुनिकरण हो गया, लौकिकीकरण हो गया, फैलाव का भी इन्होंने सिद्धांत दिया हुआ था। तो ये सारे इनके सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसे समाजशास्त्र को इतिहास परतवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन है एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, जी एस घुरिये, पी एन प्रभु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एम एन श्रीनिवास। तो देखिए, एम एन श्रीनिवास को इतिहास परतवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है और इन्होंने संस्कृतिकरण, प्रभु जाति, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, लौकिकीकरण तथा फैलाव ऐसी बहुत सारी अवधारणाएं इन्होंने दी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने दुख प्रकट किया कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है? पहला है ए आर देसाई, दूसरा है डीपी मुखर्जी, तीसरा है एम एन श्रीनिवास, चौथा है लुई डूमा। तो ये किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर देसाई। ए आर देसाई ने इनकी जो पुस्तक है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, इसी में इन्होंने कहा था कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रतिक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिए, इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और समाजशास्त्र विषय से संबंधित जितने भी परीक्षाएँ होती हैं सभी से रिलेटेड हम जो है यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैटर भी जो भी है उसको हम अच्छे से डिस्कस करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आपके लिए वीडियो सारी हेल्पफुल रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ। और ये सारे क्वेश्चन जितने अभी हमने सॉल्व किए हैं ये हमारे नेट एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत ईजी लगे होंगे, लेकिन ये ऐसे ही क्वेश्चन हमारे नेट के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो कभी कभी ईजी क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है, तो किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ना लें। इजी है तो और अच्छी बात है, और टफ़ है तो उसको हम 1-2 बार अगर सॉल्व करते हैं तो वो अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।